हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली मध्य प्रदेश में आयोजित पटवारी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली को लेकर न्यूज आ रही है। आप देख सकते हैं भारत के लगभग सभी बड़े न्यूज़पेपर्स इस खबर को कवर कर रहे हैं, चाहे द प्रिंट हो, दैनिक भास्कर हो, न्यूज क्लिक हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, नवभारत टाइम्स हो या प्रेस जनरल। कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि ये मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला 3.0 है। आइए समझते हैं कि ये मैटर क्या है, ये धांधली कैसे हुई, लोगों के इस पर क्या क्या कमेंट्स हैं और अगर ऐसी धांधली होती है तो युवाओं के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और इन चीजों के सॉल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे पूर्व में व्यापम नाम से जाना जाता था, अब उसे ईएसबी कहते हैं, उसने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती की परीक्षा आयोजित की और जैसे ही रिजल्ट आया इस पर विवाद शुरू हो गया। और विवाद ये है कि ग्वालियर में एक NRI कॉलेज है जो कि ईएसबी का एक सेंटर था। जब रिजल्ट आया टॉप 10 की लिस्ट में से 7 उनका एग्जाम सेंटर इसी कॉलेज में था। देख सकते हैं आप, रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 8, रैंक 10, यानी कि लगभग एक ही सेंटर से सारे टॉपर्स कैसे निकल गए। और ये जो टॉपर्स हैं इनके रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसे नंबर से स्टार्ट होती है। जब लोगों ने इस कॉलेज के बारे में पड़ताल की तो ये पता चला कि ये कॉलेज एक भाजपा विधायक का है और तभी से मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल स्टार्ट हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर ट्वीट करके कहा कि जिस तरह से हर प्रतियोगी और भर्ती परीक्षा में धांधली और घोटाला सामने आ रहा है, उससे मेहनत करने वाले छात्रों का नाराज होना स्वाभाविक है। इसलिए भ्रष्टाचार और घोटाले के हर मामले को लीपापोती कर दबा देने की मानसिकता के बजाय सरकार को छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। वहीं इस पर राहुल गांधी ने भी लिखा है कि पटवारी परीक्षा घोटाला प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं राज्य के गृह मंत्री का मानना है कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता और कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले इसका दुष्प्रचार करने का सहारा ले रही है और इसी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हजारों लाखों युवा मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि मेरिट सूची रद्द कर दी जाए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल 2020 में ईएसबी ने कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। उसमें भी पेपर लीक हुआ था और कैंडिडेट्स को 195 नंबर तक मिले थे। बाद में जांच में पाया गया कि इस परीक्षा का पेपर बाहर से किसी दूसरे कंप्यूटर सेंटर में लीक हुआ। विवाद सामने आने के बाद मंडल ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। साल 2010 के बाद से ही मध्य प्रदेश में जो संस्थाएं परीक्षाएं करवाती हैं वो विवादों में घिरी रही हैं। बाद में सरकार ने व्यापम का नाम बदलकर पीईबी कर दिया। उसके बाद भी समाप्त नहीं हुआ तो संगठन का स्वरूप ही बदलकर कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी कर दिया। और ये बातें सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये घटनाएं पूरे भारत में देखी जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की खबर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हो गया, अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस का पेपर लीक हो चुका, राजस्थान ने तो बकायदा इस पर कानून बना दिया क्योंकि वहां लगातार हर पेपर लीक हो रहे थे। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो वो कई सारे सवाल पैदा करती है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, आखिर क्या कारण है कि पेपर लीक हो जाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि उन लाखों युवाओं के भविष्य का क्या, जो दिन रात एक करके इतनी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं कि वहां सफलता हासिल कर ले, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो अपने आप को लाचार और बेबस पाते हैं। भारत अपने आप को विश्व गुरु कहता है, लेकिन इस विश्व गुरु की सरकारी एजेंसी कैसी है जो एक परीक्षा भी ठीक से आयोजित नहीं करवा पाती। फ्रेंड्स, ये घटना कुछ नहीं, करप्शन का एक हिस्सा है। इस तरह की घटना ये बताती है कि करप्शन ने हर संस्था में कितनी मजबूत जड़ें बना ली है। सेकंड बात ये कि संस्थाओं को भी ये विचार करना चाहिए कि उन्हें किस तरह के कैंडिडेट्स चाहिए। वो जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता और सिर्फ पैसे देकर संस्था का हिस्सा बन जाते हैं और वही लोग बड़े पद पर चले जाते हैं और फिर ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। एक तो बेरोजगारी वैसे ही बढ़ रही है, टाइम पे एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते भी हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते,
अगर रिजल्ट भी आते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होती, अगर ज्वाइनिंग भी हो जाती है तो उनको परमानेंट नहीं किया जाता। लेकिन इन सब प्रोसेस से पहले ही इतनी धांधली हो जाती है कि कैंडिडेट्स का संस्थाओं के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस परीक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। परीक्षा के लिए जब आपका सिलेबस जारी किया जाता है तो सिलेबस तो ये दर्शाता है कि आपको संस्था में एक योग्य व्यक्ति चाहिए, लेकिन जब परीक्षाएं आयोजित की जाती है और उसमें धांधलियां की जाती है तब उन योग्यताओं का क्या? स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रहा, लोगों के पास आजीविका के अवसर नहीं है, करोड़ों लोग गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जब परीक्षाओं के फॉर्म डलते हैं तो फॉर्म की फीस इतनी होती है कि एक गरीब बच्चा तो फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से तो बच्चे पढ़ने लिखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट अपने करियर के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं तो इस तरह की धांधली हो जाती है। विपक्ष अपनी राजनीति करने लग जाता है, सत्ता पक्ष अपनी गलतियों को छुपाने और उस पर लिपापोती करने लग जाते हैं। लेकिन उन युवाओं की जिंदगी का क्या जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं? हमारा संविधान आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। यानी कि जब गवर्नमेंट संस्थाओं में भर्ती की जाएगी तो उसमें किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह की गड़बड़ी क्या दिखाती है? आप तो खुलेआम संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये किसी एक स्टेट की बात नहीं है, पूरे भारत की संस्थाओं का यही हाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करती है कि वहां आएगी तो ये करेगी वो करेगी, लेकिन कैसे करेगी जब आपके पास अच्छे लोग ही प्रशासन में नहीं होंगे? सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली हो कैसे गई? अगर धांधली हुई है तो उसकी जांच करवाई जाए, कौन कौन इसमें शामिल है उनका भी पर्दाफाश किया जाए। सुनने में ये तक आया है कि इस परीक्षा को करवाने का जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसे केंद्र सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। जब उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर रखा है तो सरकार को ऐसी क्या पड़ी है कि उससे ही एग्जाम करवाई गई? क्या सरकार और संबंधित अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि जो कंपनी परीक्षाओं को आयोजित करवाएगी उसका बैकग्राउंड क्या है? आइए अब सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि इन भर्ती प्रक्रियाओं में हो रहे घोटालों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये, संस्थाओं को खुद अपने आप में सशक्त बनना होगा। उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि उनको आखिर क्या चाहिए, पैसा या फिर अच्छे व्यक्ति। सेकंड, भर्ती प्रक्रिया के लिए एक सुनियोजित, एक वेल प्लान्ड आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। थर्ड, एग्जाम की एक्टिविटी की मॉनिटरिंग के लिए आपके पास एक कानून होना चाहिए, यानी एक लॉ होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप राजस्थान से ले सकते हैं। राजस्थान ने हाल ही में भर्ती परीक्षाओं में घोटाले को लेकर एक कानून बनाया है कि अगर परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली होती है और जो व्यक्ति उन धांधलियों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। नंबर 4, एग्जाम की प्रोसेस को चेंज करना। अभी आप देखोगे कि ज्यादातर परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाती हैं, बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, किसी में एग्जाम का लेवल कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन, जिसके थ्रू पेपर के लेवल को मीडियम बना दिया जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक विवादित प्रक्रिया रही है। ज्यादातर बच्चों का मानना यह है कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया को हटाकर ऑफलाइन कर दिया जाए, क्योंकि यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज इतने बड़े पैमाने पर पेपर लेती है वो ऑफलाइन ही लेती है। यानी कि महीनों तक चलने वाली परीक्षाएं एक ही दिन में हो जाए तो इसमें बुराई वाली क्या बात है। और लास्ट है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। इन सभी एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई। फ्रेंड्स, सरकारों और संस्थाओं को भी ये समझना चाहिए कि वो अपने लोगों को बेहतर सुविधाएं, बेटर सर्विसेज तभी प्रोवाइड करवा सकते हैं जब उनके पास अच्छे लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों। और ये गवर्नेंस की बुनियाद है। अगर इस बुनियाद का चीरहरण होता है तो भविष्य में ना तो जनता खुश रहती है और ना ही जनता दूसरों को खुश रहने देती है। हमें लोगों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम अपने स्टेट के लोगों को क्या दे रहे हैं, हम उन्हें बेहतर जीवन दे पा रहे हैं या नहीं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि कोई घटना छोटी बड़ी नहीं होती। अगर परीक्षा में धांधली हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, और ये जांच एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जाए, वरना पता चले कि जो एजेंसी संबंधित मुद्दे की जांच कर रही है वो खुद करप्शन में लिप्त पाई जाए। हमें ये भी समझना होगा कि पिछले समय में हुई भूलों से हम क्या सीखते हैं, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा तो ये दिखाता है कि पहले भी व्यापम घोटाला हुआ था, अब ये ईएसबी घोटाला हो गया। मतलब साफ है कि लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू।